गुलाबपुरा लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी ने टोनकरवाड आगुचा में सभा को किया संबोधित। गुलाबपुरा महालक्ष्मी समारोह स्थल में आयोजित हुई सभा, केंद्र सरकार पर साधे निशाने। इस बार 400 पार नहीं 150 तक ही सिमट जाएगी भाजपा। चंबल योजना का जल पहुंचाने के नाम पर मांगे वोट। भीलवाड़ा जिले के लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी का आज हरदा तहसील क्षेत्र का दौरा रहा, जहां पर ठोकरवाड, आगुचा या गुलाबपुरा में आम सभा कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। गुलाबपुरा के महालक्ष्मी समारोह स्थल में आयोजित हुई सभा में डॉक्टर जोशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ईवीएम से मतदान को गलत बताया, वही पर्चियों से मतों की गिनती करवाने की बात कही। वहीं मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी का नारा इस बार 400 पर का रहा, लेकिन वास्तविकता में 150 तक ही भाजपा सिम लेकर सिमट जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पर सिम लेकर संविधान में बदलाव करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का मोदी ने एक सभा में कहा था। आज आयोजित हुई सभा में मांडल के पूर्व विधायक रामलाल जाट, पूर्व विधायक हगामीलाल मेवाड़ा, पालिका अध्यक्ष सुमित कालिया ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर क्षेत्र के विकास व रोजगार देने का दावा किया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व राज्य मंत्री व इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, प्रधान कृष्ण सिंह राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष हस्तीमल चौधरी, नगर अध्यक्ष मधुसूदन पारी, रामदेव खारोल, मजदूर नेता इलियास, विनोद पुरोहित, फतेह सिंह सोलंकी, सलीम बाबू, महावीर लद्दाख सहित पदाधिकारी व कांग्रेसी कार्यकर्ता सभा में मौजूद। 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। नेता आज अपने बीच में सांसद का प्रत्याशी का रूप में आज अपनी जिम्मेदारी बने कि हर घर का अंदर सीपी जोशी साहब निश्चित रूप में वोट देने के लिए प्रेरित करा और 26 तारीख ने 1 नंबर का हाथ का बटन दबावा। पूरा जिला का गांव में जिस तरह की लहर उठी है, लेकिन मैं सब भाई में एकजुट तुम कर कोई नहीं मन मुटाव न रखो, कोई भाई नाराज हो जोशी साहब डाल सके। बाकी लोग तो कई वोट ले चले गए, पहले भी सांसद ले लिया, एमएलए ले लिया, लेकिन जो नीति बना, जो विजन बना, लंबी सोच रखे, वहां को नाम है डॉक्टर सीपी जोशी। तो मैंने अटू प्रभाव पड़ा। आज ही प्रण ले जो रोज 2 घंटा अपना मोहल्ला में आप नगर पालिका इलेक्शन आए, पंचायत राज इलेक्शन आए, ये तमाम इलेक्शन जब आप राजनीति में जिंदा रहे, जब ही आप चुनाव लड़वा की हैसियत बढ़ा पाओ। तुम्हारे तमाम लोगों ने अपील है, निवेदन है कि ये चुनाव कोई छोटे मोटे चुनाव को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का खाता फिर राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आज हिंदुस्तान में समग्र देश ने लोगों ने रोजगार देने की बात करिए, देने की बात करिए, ये तमाम लोगों की बात जदे कर पाओ जदे आज अठू आप सांसद जीत जाए। हो सके दिल्ली जयपुर में और कहीं हो रही हो, लेकिन गुलाबपुरा के अंदर ये प्रण ले जाओ कि अठू आप कांग्रेस पार्टी ने जीता। या मत देख जो ये वार्ड पंच मारो कौन है, यो चेयरमैन मारो कौन है, यो एमएलए मारो कौन है, या सांसद चुनाव लड़ी हुई हमारे एमएलए या हमारे जिला वार्ड को मेंबर को कोई चुनाव हार गया, वह चुनाव नहीं बनेगा। इन सब ने साथ चालनो जरी जार अपनी चुनाव ने पार लगा पाओ। एक बार मैं अपील करूं, निवेदन करूं कि सभी भाई ये बात में भरोसा और विश्वास रखकर हाथ का चुनाव चिन्ह को बटन दबा दो। यही बात करते हुए भगवान को प्रार्थना करूं, मालिक को दुआ करूं, आप सबकी लंबी उम्र में स्वास्थ्य सही रहे, हाथ का हिरण को बटन दबा दो। बहुत कठिन हो, अब था लोगों ने यो प्रण ले लो। माननीय सीपी जोशी साहब पधारे और हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है, आजादी में जिन लोगों ने भाग लिया उनके मन में कल्पना थी कि हम आजाद भारत का कैसे निर्माण करेंगे। उस समय जो हमारे नेता थे, यदि उनके मन में ये कल्पना होती कि चाइना की तरह हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो उस तरह का संविधान बनाते जिस संविधान में वार्ड पंच, पार्षद, एमएलए, एमपी सभी कांग्रेस पार्टी के खड़े होते और उन्हीं का मुख्यमंत्री बनता और उन्हीं का प्रधानमंत्री बनता जिसे चाइना में होता है। ये ऑप्शन हमारे पास था। दूसरा ये भी था, सरकार हम चाहते राष्ट्रपति प्रणाली की तरह चुनाव कराते जैसे अमेरिका में होता, आदमी वोट देता, एक आदमी का 1 वोट होता और जो ज्यादा बहुमत होता वो राष्ट्रपति बन जाता। और हमने सोच समझकर दोनों ही तरीके से राज करने का निर्णय नहीं किया। यदि हम राष्ट्रपति प्रणाली का करते तो बिहार, यूपी, 3, 4, 5 स्टेट जो है उनकी जनसंख्या वोट देकर
राष्ट्रपति चुन लेती। नागालैंड, मिजोरम, केरल, ये छोटी स्टेट के आदमियों के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती और केवल मात्र बड़ी बड़ी स्टेट के जो पॉपुलेशन के लोग थे वही चुनकर राष्ट्रपति चुनाव कर लेते। देश एक नहीं रहते, देश अखंड नहीं रहते। तब भी इस देश में आगे बढ़ने की जो कल्पना हमने की थी, हमने कल्पना ये की थी कि इस देश में विविधता का देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तरह के भाई बहन हैं। कोई मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता है, कोई मस्जिद में जाकर इबादत करता है, कोई गिरजाघर में जाता है। सब अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। हिंदुओं में कोई भगवान हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई भैरव जी को मानता है, अलग अलग तरह के देवी देवताओं को मानता है। अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सब को साथ लेकर ऐसी शासन प्रणाली हमने सोची जिसमें हिस्सेदारी सबकी हो कि राज करने में मेरा भी इसमें अधिकार है। हिंदी बोलने वाले का भी हो, उर्दू बोलने वाले का भी हो, मंदिर में जाने वाले का भी हो, मस्जिद में जाने वाले का भी हो, गिरजाघर में जाने का हो। इसलिए हमने फैसला किया कि दिल्ली में जो चुनाव होगा वो 545 सांसद के उम्मीदवार अलग अलग जगह चुनाव लड़ेंगे। जिस पार्टी का बहुमत होगा, जिस पार्टी के बहुमत के प्रत्याशी जीतेंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा और राज्य में जो जिसका जीतेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। यही सोचकर हमने संसदीय प्रणाली में दुनिया में ये करके बताया जो आज दुनिया वाले देख देख कर आश्चर्य करे कि देश 1947 का या साफ सफरों का देश था, या शिक्षा नहीं थी, या स्वास्थ्य नहीं था, या तकलीफ थी, उस देश को 2014 के पहले 2014 तो मोदी जी हैं, 2014 के पहले इस हिंदुस्तान को 1947 के हिंदुस्तान को 2014 का जो हिंदुस्तान बना के दिया हमने, वैसे नहीं बना के दिया हमने। हमें आस्थाओं की मालूम है, इस देश में आस्थाओं का देश है। कितने आदमी को मालूम है कि इस देश में आजादी के बाद हमारे मन में कल्पना थी इस देश आस्था का देश है। सोमनाथ मंदिर बनाने का निर्माण करने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो जनसंघ ने किया था। हमें मालूम है कि इस देश में आस्था मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने सोमनाथ का मंदिर भी बनाया। हमने इस देश में संविधान का पृष्ठ उठा के देख लें, संविधान के हर पृष्ठ पर हमारे देश की जो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग चीजें, उनका पृष्ठ पर फोटो है। लोगों को मालूम नहीं है देश आजाद होने के बाद जनसंघ बनी है। 1947 का जो संविधान सभा बनी है उसके संविधान डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, मेरे मरने के बाद मेरी माँ रात को गंगा में बहाना। क्या गंगा के महत्व को हमारे में नहीं मालूम? कितने आदमी को मालूम है कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, पहला भाषण उन्होंने दिया, गंगा को सफाई करने का काम किया, वो राजीव गांधी ने घोषणा करके दी। कितने आदमी को मालूम है ये टीवी चैनल स्टार्ट हुआ था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण महतो थे, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, रामायण की सीरियल बताने का काम टीवी में किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। आस्था का देश हमें मालूम है, आस्था से देश का निर्माण नहीं होता है। देश का निर्माण होता है नीति बनाकर, देश का बना होता है नीति बनाकर, नेतृत्व करके सबको साथ लेकर देश का निर्माण करना चाहते हैं। इसे याद करिए 1947 के समय में एवरेज एज हिंदुस्तान के आदमी और औरत की उम्र 35 साल थी। 35 साल से ऊपर आदमी जिंदा ही नहीं रहता था, न अस्पताल थे, न कोई तकलीफ थी। 35 साल से आदमी बीमार हो जाता तो भगवान का प्यारा होता। आज मैं भाषण दे रहा हूँ आपके सामने, मेरी उम्र 74 साल है, क्योंकि 47 में पैदा होता हूँ मैं, उस हिंदुस्तान में पैदा होता जहाँ अस्पताल नहीं है, तो मैं भी भगवान का प्यारा होता, आपके सामने भाषण देने नहीं आ सकता। और 1947 के बाद 1952 से पंचवर्षीय योजना बनाकर देश का निर्माण करने का काम किया। ऐसा कोई गांव नहीं है सब सेंटर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है पीएचसी नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है सीएचसी नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां आज की डेट में हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोल दिए, एम्स खोल दिया, जिससे बीमार आदमी अपना इलाज कर सके और छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो ये काम करके इलाज कर सके। तब हिंदुस्तान के आदमी की एवरेज एज 75 साल है। कितने गांव में स्कूल थी, सेकेंडरी स्कूल कहाँ था, कॉलेज कहाँ था, यूनिवर्सिटी कहाँ थी? गांव का गरीब आदमी बच्चा पढ़ नहीं पाता था। शिक्षा का प्रतिशत क्या था? आज शिक्षा का प्रतिशत 75 के ऊपर गया है। होती थी तो बिजली थी क्या? चड़स होता था, बेल होता था, कुएं में पानी निकालते थे और खेती करते थे। 1947, 52, 57, 62 अकाल पड़ जाता था।
तकलीफ आ जाती थी। हिंदुस्तान में इतना गेहूं नहीं होता था, अमेरिका से PL480 का गेहूं आता था और लाल के रोटी बनती थी। कितने आदमी को मालूम? क्या इस देश में बिजली का भागा नगर भाग के बिजली पहुंचाने का काम हमने नहीं? आज किसान बटन दबाता बिजली बात आ जाती। यूरिया खाद नहीं लगाया पर हेक्टर की खेती हो रही। आज खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर बने, 2014 के पहले बन गए, एक दिन में नहीं बने। हम अटलांटिका में गए 2014 के पहले गए। परमाणु बम हमने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 13 दिन के, उसके पहले हमने परमाणु बम बना दिया। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में दुनिया की जो मुल्क की जो डेवलप कंट्री है उस मुल्क को बढ़ाने का काम करने का काम हमने नहीं किया हमने। और हमें दोनों काम किए, हमारे मुल्क को दुनिया के सामने खड़ा करने का भी काम करना और हमारे लोगों की तकलीफ को दूर करने का भी काम करना। ये एक दिन का काम नहीं है। कितने आदमी को मालूम है कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा यदि अकाल पड़ जाता था, मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता था और मजदूरी के बाद यदि तकलीफ हो जाती, माँ कहती बाप तकलीफ में है, नौकरी छोड़कर गांव में आना पड़ता था, देवरे ले जाते पिताजी को, इलाज करने के लिए बाहर ले जाते, पैसा नहीं होता था, जमीन गिरवे रखते थे, आदमी भी मर जाता था और खेत भी जाता था। कितने करे जाके पता लगा लो इस पर घर से पानी है कि क्या 1998 के पहले किसी भी देश के मुख्यमंत्री ने सोचा कि गरीब आदमी का पैसा अस्पताल में खर्च होता है, दवाइयों में खर्च होता है? तब पहली बार अशोक गहलोत ने फैसला किया कि हम बीमार आदमी को मदद करने के लिए राज मदद देने का काम करेगा 1998 में। और तब भी हम कैंसर के इलाज का पैसा नहीं दे पा रहे थे, हम बड़ी बीमारी का इलाज नहीं देने वाले थे। अब जब तीसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, रामलाल जी मंत्री बने, तब हमने फैसला किया कि 25 लाख रुपए तक के इलाज का खर्चा बच्चे का हो, आदमी का हो, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम। देश 1947 का आजाद हुआ, इस फैसले को करने में इतना समय लग गया और हमारे सामने वालों ने बहुत अच्छा फैसला किया। 2 दिन पहले पड़ा, 3 दिन पहले 70 साल की उम्र होगी, उनके ऊपर 5 लाख रुपए का पैसा खर्च किया। हम तो 25 लाख का फैसला बहुत पहले कर दिया। इनका सोच 70 साल की उम्र वाले आदमी को 5 लाख की दवाई मुफ्त कर इलाज करेंगे और राजस्थान सरकार बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 25 लाख रुपए तक की दवाई का मुफ्त करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। क्या इसके बीच में भरोसे के मुख्यमंत्री नहीं बने थे? क्या 77 में भरोसे के मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या उनके मन में कल्पना नहीं थी कि गांव के गरीब आदमी की मदद करने के लिए नीति बनानी? कल्पना नहीं, उनको सोच भी नहीं है कि नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है। भावना, जाति, धर्म के आधार पर भड़काकर वोट लाना बहुत सरल है, पर देश का निर्माण करना बहुत मुश्किल काम है। याद है आपको 2014 में क्या कहा था मोदी जी ने? देश की जनता को कहा था 10 साल हो गए, 20 करोड़ मैं महंगाई कम कर दूंगा। आटे का क्या भाव है, दाल का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है, महंगाई कम कर दी, कल कारखाने लगा दिए। किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। किसानों की आमदनी दुगुनी हो गई, इतनी गुनी हो गई, 3 मिलियन 5 मिलियन की इंग्लिश इकोनॉमी बना लूंगा। कहना सरल है, मन के लड्डू और फीके क्यों, जितना अच्छा मीठा बनाओ, क्या तकलीफ है? खाना तो ही नहीं, खिलाना ही नहीं किसी को। नीति बनाकर देश का निर्माण करना क्या काम किसी ने किया है? इस लोकतंत्र में दुनिया में इतिहास बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बनाया। ये खास तौर से समझने की आवश्यकता है। मैं तो बहुत पहले से भीलवाड़ा माता छोटा तब भी आता था हमने। ये कल कारखाने लगे भीलवाड़ा में, बताएं यार कि अब लोगों को पीने की पानी की तकलीफ नहीं थी। मई और जून में माताओं बहनों को कितने दूर से पानी लाना पड़ता, कैसी स्थिति पीने की पानी की थी? क्या चंबल नहीं बह रही थी? क्या इन्हें नहीं मालूम था चंबल का पानी आ सकता है? सोच ही नहीं था, सोच ही नहीं था। हम चंबल के पानी की बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोटा और मंडी में विरोध कर रहे थे। नहीं मालूम है तो भीलवाड़ा पानी की तकलीफ है, किस तरह से लोग अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। ट्रेन से पानी आ रहा है, माता बहने गर्मी में मई और जून में दूर दूर 2-3 किलोमीटर में पानी लेके जा रही है। क्या पार्टी का धर्म नहीं बनता है? तो राज में आए, नीति बनाकर समस्या का निदान करें। क्या इनका धर्म नहीं बनता? 10 साल से राज कर रहे हैं। हमने फैक्ट्री लगाई, क्रॉस फैक्ट्री लगवाई, क्या कारखाना लग गया? यहाँ पर सबसे बड़ा डिपोजिट है आयरन का। हमने रामलाल जी ने दिल्ली आए थे, बेनी प्रसाद जी से मिलाया था, गुलाबपुरा में इस्पात कारखाना लगना चाहिए, जहाजपुरा में इस्पात कारखाना लगना चाहिए, लग गया कारखाना। मन में कल्पना नहीं है, बिल्कुल कल्पना नहीं है कि कैसे इस देश का निर्माण करने का काम करें। ये बात खास तौर से समझने की जरूरत है। जो क्राइसिस है वो जनता पार्टी का क्राइसिस है। जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट संसदीय लोकतंत्र पर संकट है। और संसदीय लोकतंत्र का मतलब समझना पड़ेगा। हमने जो शासन व्यवस्था की, उस शासन व्यवस्था में संविधान में हमने कहा कि 3 अंग होंगे। चुने हुए प्रतिनिधि विधायिका कहलाएंगे,
उनके मंत्री कार्यपालिका के लाएंगे और नियम और कानून बनाकर जो कानून बनाने का इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे वो काम करेगी न्यायपालिका। आदेश में क्या स्थिति है? इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए। कानून बनाकर फैसला कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, प्रधानमंत्री का ही एक नॉमिनी होगा और चुनाव के पहले 2 आदमी इलेक्शन कमीशन में नियुक्त कर दिए। अब किसको शिकायत करोगे? कौन शिकायत का फैसला करेगा? जिसने बनाया उसी का फैसला करेगा। क्या लोकतंत्र में पारदर्शी और इम्पार्शियल चुनाव नहीं होने चाहिए? यदि लोग कह रहे हैं कि वीवीपीटी में वो वोट भी काउंट कर लो, मशीन के वोट भी काउंट कर लो, क्या तकलीफ है? आपको मालूम है तो इलेक्ट्रॉनिक वोट भी सामने आ जाएगा और पर्चियों भी सामने आ जाएगा कितने वोट गिरे। तो नहीं करना चाहते हो, क्या तकलीफ है? नियम और कानून को नहीं मानना, इस देश को निर्माण करने के लिए भाषण की बात करना, ये सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन हम सबके सामने। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मैं बहुत मजाक करता हूँ। मैं जब पेंट शर्ट पहन के आता हूँ तो मुझे कहते हैं काय के नेता हो यार, धोती नहीं पहनते हो, पजामा नहीं पहनते हो, कपड़े नहीं पहनते हो, नेता तो ये बैठे हो। मैं तो नहीं आता हूँ। ये कहते हैं काम वहाँ नौकरी करने वाला बाबू आ गया यहाँ पर, सोच समझ के बैठ के नहीं आता हूँ, सोच समझ के बैठ के नहीं आता। कितने नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम है कि जब चरस से और बैल से खेती होती थी तब कपास कैसे पैदा होता था? कपास की फसल में बीमारी हो जाती थी तो कपास की फसल खराब हो जाती थी। कितने आदमी को मालूम है कपास से धागा कैसे बनता है, धागे से कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े से फिर बनती है जीन्स। और 2014 के बीच में ये जीन्स पहनने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि इस जीन्स को बनाने का काम करने के लिए किस तरह की खेती के नियम और कानून बदलकर लोगों को भला करने का काम किया है। आज का नौजवान आदमी लेविस की जीन्स खरीदना चाहता है, ये समझना नहीं चाहता है कि क्या तकलीफ और कैसे काम हुआ। ये कांग्रेस पार्टी करती है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले माल पे बैठकर जीन्स बेचते देश हमने बनाया। इसलिए देश बनाने के लिए नीतियां, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कल्पना थी इस देश की आर्थिक नीति कैसे बनानी है, तो उन्होंने मिश्रित आर्थिक नीति बनाई। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी खड़ा किया, पब्लिक सेक्टर को भी खड़ा किया, कल कारखाने भी लगाए, एयरपोर्ट भी बनाया। एक भी एयरपोर्ट नहीं बनाया, एयरपोर्ट बेचे, कल कारखाने बेचे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी हो रही है 2014 के पहले से हो रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि मिक्स इकोनॉमी नहीं रखते तो दुनिया में आज जो प्रगति कर रहे हैं वो नहीं हो रही है। 3 बिलियन 5 बिलियन हवा में वजह से काम नहीं चलता। इस देश में हमने करके बताया दुनिया के मुल्क के सामने कि जनता के बीच में वोट लेकर जाती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरुणाचल, केरला, कहीं से रहने वाला आदमी, सब आदमी को साथ लेकर उनकी क्षमता का उपयोग लेकर देश का निर्माण करना चाहती है और करके बताया हमने। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देना चाहते हैं। बताओ भाई, है ऐसा कोई परिवार जो अपनी बच्ची की सगाई करने जावे, शादी करने जावे और परिवार को देखे ही नहीं कि उस बच्ची की सगाई करने जा रहे हैं, उसका परिवार कैसा है, बच्ची को ठीक ढंग से रखेगा नहीं रखेगा, उसका खानदान ठीक ढंग का है कि नहीं है, उसके पास तो सगे संपन्न करते हैं, वैसे कर देते हैं, करते हैं। फैसला कर लो हमारी पार्टी का और उन पार्टी का, साथ हमारी ठीक है तो हम आशा करते हैं कि भाई आपका वोट हमारे पक्ष में मिलना चाहिए, हमारी साथ ठीक है तो वोट नहीं मिलना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी बताए क्या नीति है जिस नीति के अंतर्गत भीलवाड़ा के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बिना कल कारखाने के लगेगा? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा? 2014 में जिस बच्चे की उम्र 10 साल थी आज वो 20 साल का हो गया, जिसकी उम्र 20 साल थी वो 30 साल का हो गया। आज हिंदुस्तान में 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के। क्या गरीब आदमी का बच्चा जिसको पढ़ा रहा है उसकी माँ बाप आशा नहीं करते कि मेरा बच्चा नौकरी लगना चाहिए? नया तरीका निकाले नौकरी का। पहले आदमी रिटायरमेंट होता था फौज में, उसके बाद रिटायरमेंट मिलता था, सरकारी कर्मचारी बनता था। अशोक जी गहलोत ने फैसला किया कि रिटायरमेंट के बाद ओपीएस देंगे। इन्होंने नया तरीका निकाल दिया, 5 साल नौकरी करो अग्निवीर की, फिर घर जाओ। फिर 75 साल तक क्या करेगा? क्या तरीका है? कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, नशा करेगा, कैसे देश का निर्माण होगा? देश का निर्माण करने के लिए ये नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, उनको स्थायी रोजगार देने के मन में कल्पना होनी चाहिए। जब तक कल कारखाने नहीं लगेंगे तब तक नौकरी नहीं मिल सकती है। तो आपके आशीर्वाद से मुझे मंत्री बनने का मौका मिला। पानी की बात छोड़ दीजिए, मैंने तो नहीं कहा था सड़क बनाऊंगा। आपके आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बनने का भी मौका मिला है। कोई इलाका भीलवाड़ा का जिधर जाके देख ले, 4 लेन बनी की बनी? कोई हिसाब किताब पूछे खासकर को इस 4 लेन बनने के पहले जो सड़क थी उस पर कितने बीघा जमीन का पैसा मिल रहा था?
आज उस काश्तकार को हाईवे के पास जो जमीन है उसको कितना बीघा का पैसा ले रहा है, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, हिसाब किताब है। वो पैसा कहाँ आ रहा है? यही भीड़ों में आ रहा है, यही खर्च हो रहा है। ये हाईवे नहीं निकलता तो उस काश्तकार के जेब में पैसा नहीं जाता, इतिहासकार नहीं निकलता तो ये होटलें बन रही है, उसके आसपास में काम करने का काम नहीं कर सकता था। एक सोच था कि इससे भी रोजगार मिल सकता है, काम किया। एक सोच था कि हम रेल का कारखाना बनाएंगे तो रोजगार मिलेगा। एक सोच था इस्पात का कारखाना मिलेगा तो रोजगार बनेगा। इसके नाम पर 2009 से 2014 तक आपकी सेवा करने का काम किया। अब दोबारा उस समय भी मैंने कहा था, तब मुझे नहीं मालूम था मैं पहली बार सांसद बनूंगा, मैं भारत सरकार में मंत्री बनूंगा। तब भी मैंने कहा था कि जब पीने की पानी की समस्या का निदान नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। साफ जनप्रतिनिधि की साख होनी चाहिए। चुनाव तो लड़ा मैं 2014 में, भीलवाड़ा से नहीं लड़ा था, जयपुर ग्रामीण से लड़ा था। आज मेरी पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, मैंने कहा लड़ने जाऊंगा। लोगों ने कहा सीपी साहब को आप सीनियर आदमी लड़ने रहे, आप क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा उनका विचार अलग होगा, मैं उस धरती से हूँ। आजादी के बाद माणिकलाल वर्मा हो, मोहनलाल सुखाड़िया हो, हरदेव जोशी हो, शिवचरण माथुर हो, राम प्रसाद लड्डा हो, रमेश चंद्र जी व्यास हो, रामपाल उपाध्याय हो, जितने ही नेता हैं उन्होंने मेवाड़ को आगे बनाया, राजस्थान को आगे बनाया। उस मिट्टी का कांग्रेस का आदमी हूं मैं। ये खेत को खराब होने नहीं दूंगा, इस खेत को मजबूत करूंगा कांग्रेस का। कल इसी इलाके से एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और फिर मेवाड़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसका वोट मांगने के लिए आपको लिखना है। इसलिए भाइयों इस गंभीरता को समझे कि गंभीरता नहीं समझेंगे तो संसदीय लोकतंत्र खतरे का बात समझ में नहीं आएगा। कितने आदमी को मालूम है कि क्यों राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? जब आदमी कोई काम करता है तो पूरे पैसे में पूरा काम नहीं होता। एक गिलास का आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो लोग कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है। हम कहते हैं हमने आधा गिलास पानी भरा पर आधा गिलास पानी खाली रह गया। अब नए सिरे से जहाँ खाली बनता उसको भरने के लिए एक ही उदाहरण देख लें आप। क्या ये सही नहीं है कि हिंदुस्तान में किसी भी समाज का किसी भी जाति की माँ हो अपनी बेटी को सिखाती है पैसा बचाना, पैसा बचाना। घर में जब तकलीफ हो जाती है, घर वाला हिम्मत हार जाता है, तब वो पत्नी पैसे निकाल के देती है, लीजिए हिम्मत करिए जाइए। क्योंकि बचत के संस्कार माँ अपनी बेटी को देती है। क्या हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बनाया? अभी अब न्याय जो 5 न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी उससे एक न्याय की बात क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हर महिला के घर खाते में एक महीने में 8,450 रुपए, एक साल में 1 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे। आदमी के खाते में नहीं, आदमी के खाते में नहीं। देख लिया हिंदुस्तान को, मजदूरी करता पैसा लेके आता, आधा पैसा तो रास्ते भी छोड़ के जाता, दुकान न जाती वही रुक जाता, घर पैसा लेके नहीं आता। पर महिला जानती है पैसे को बचत कैसे करना, पैसे का उपयोग कैसे करना। तब आजादी के बाद अब कह रहे हैं अब हम ये काम करेंगे, जो हमने किया वो करते हैं, कहा जो करते हैं। इनके मन में कल्पना नहीं है, कह रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अशोक गहलोत ने शुरू की थी, 25 लाख तक गए, विश्वास रख के सब माताएं बहने 1 लाख नहीं, अगले चुनाव तक और 5 लाख और 10 लाख तक लोग खाते में भेजने का काम करेंगे, जिससे ये भरोसा हो सके कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख के जा सके। घर में कोई तकलीफ हो तो मेरे पति की तरफ नहीं देखना पड़े, कोई बहू को बेटी आ जाओ तो पैसा देने के लिए किसी देखना नहीं पड़े। ये घर वाली जानती, घर वाला नहीं जानता है। इस बात को समझकर लोकतंत्र में काम करने में कितने साल लग गए हैं समझ लीजिए। तो जैसे जैसे साधन बढ़ते हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी नीति बनाती है हम कैसे गरीब आदमी की मदद कर सकते। सिलेंडर दे दिया, 2014 में सिलेंडर का क्या भाव था, आज सिलेंडर का भाव क्या है? वो सब सिलेंडर घर पड़े हुए, गरीब आदमी सिलेंडर खरीद नहीं सकता। भाषण देना सरल है, इतने आगे इतने पक्के मकान बना दिए, जाकर देखे इंदिरावास में कितने खिड़की लगी, कितनी छिटके पड़ी हुई। स्वच्छ भारत बना दिया, जाकर देखे गरीब आदमी की क्या स्थिति, जिसके पास मकान ही नहीं है, वो कैसे लेटरिन को बनाने का काम करेगा। भाषण देकर लोगों को कहना अलग बात है, 24 घंटे टीवी चलाकर बात करना अलग बात है, लेकिन देश को नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम किया है। उसका उदाहरण यहाँ का चुनाव लड़ने वाला सांसद जो 2009 में कह के गया था कांग्रेस के भरोसे पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, करके बताया है। और आज वापिस दोबारा कह रहे हैं, तो मेहरबानी करके समझिए ये वोट कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है,
इस वोट में काम करने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं मिलता है तो बिना काम के उम्मीदवार आएंगे, काम वाले उम्मीदवार नहीं आएंगे। मैं जब से चुनाव लड़ने आया तो मुझे पता था कि मैं किसी साथ चुनाव लड़ूंगा। मैं रामलाल जी को पूछा भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार है, मैं सब जगह घूम रहा हूँ, मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। मोदी जी का उम्मीदवार नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार समझ में आए, भगवान करे मोदी जी 500 साल जिए, गारंटी वो ले रहे हैं, 10 साल की गारंटी ले ली, तब तो हमने देख लिया। अब मोदी जी का उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहाँ है? संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा उम्मीदवार बताए, नीति बनावे, नीति से लोगों को बताकर वोट ले, समझ में आता है, ऐसे लोगों का समस्या को निदान कर रही है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में उनका उम्मीदवार वोट मांग रहा है। वोट तो भाई मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वोट मांगने आया हूँ। जिस पार्टी ने देश का निर्माण किया उसके नुमाइंदे के रूप में अपने आपने आशीर्वाद दिया, तो पानी की समस्या का निदान करने का काम किया है मेरी पार्टी और मेरी साथ है। इस साथ के आधार पर वोट मांगने आया हूँ, इसलिए मेहरबानी करके हाथी के ऊपर पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। 400 पार बहुत सस्ती बात की दोस्तों, तो धाल पहुंच चुकी है, 400 तक पहुंचा देंगे अगले 5 साल। 400 पार की बात क्यों करें समझे आपको? 400 पार की बात इसलिए कही थी, इस संविधान में संशोधन करना है, एक ऐसा संविधान लाना है जिसमें हम चाहें इस तरह का देश चलेगा, आरक्षण खत्म होगा, धर्म के आधार पर क्या पता नहीं क्या क्या मन के मंसूबे हैं। उसको 400 पार के लिए वोट मांगने का शुरू किया था। अब पता लगा कि 400 के नाम से नीचे जमीन करीब हट गई है, खिसक गई है। 400 की गाड़ी 150 में नहीं अटक गई अभी तक। तब समझ में आया, 3 दिन पहले क्या बोला, अंबेडकर बाबा साहब भी वापिस आ जाए तो संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। तो पहले क्या कर रहे थे? पहले क्या कर रहे थे? कहते पूछे, कथनी पूछे, करनी पूछे, वोट लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, वोट लिए महंगे के लिए, और राम मान के मंदिर बनाने के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि भाई राम को हम भी मानते हैं, हर हिंदुस्तान का आदमी मानता है, माइनॉरिटी वाला अपने इबादत करता है, गिरजा करने वाला करता है, वो अपने जीवन में संस्कारित होने का काम करे। राज का काम है नीति बनाकर देश का निर्माण करना। में वोट डालना है, हाथ के निशान के ऊपर वोट डाल देना था ना, और खाली एक ही बात कहना है, धर्म की बात तो सब मानते हैं, हम लोग भी आएंगे सब मानते हैं, भगवान राम को सब मानते हैं, तो पुण्य का काम भी सब मानते हैं। लोग दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी तो क्या लगाता था, पानी की व्यवस्था करते थे, लोग पानी पीते थे, दुआ देते। अरे इतना अगर दुआ तो मुझे भी तो एक वोट का बड़ा दबाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। यही एक एक घर में आप जाके कह देना, भगवान राम का मंदिर धन्यवाद, राम भगवान का मंदिर बनाया, अच्छा काम, कोर्ट के फैसले से किया उसका अच्छा काम, पर राज में नीति बनाकर लोगों की इसी के नाम पर कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर लोगों को याद दिलाना है, खासतौर से माताओं को याद दिलाना है कि 2009 के पहले की गर्मी किस तरह से पानी की व्यवस्था करते थे, और 2009 के बाद हमने कोशिश की तो आज आपके घर में पानी की व्यवस्था हुई है। इसी के नाम पर आप एक हाथ का वचन दिला देंगे तो कोई पार्टी बिना नीति के